ठीक है, शुरू करते हैं अपना एसएससी जीडी का। ये 4th शिफ्ट का पेपर है, 10 जनवरी का 2023 का। पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 97 रन्स इन 15th इनिंग, यानी कि 15 इनिंग में उसने 97 रन बनाए हैं। एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। हमें इसके 15 इनिंग के बाद का एवरेज बताना है। देखो, इसमें हमसे बोला है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 5 से बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं और मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। भाई, मिक्सचर एलिगेशन हमारा तब लगता है जब हम किसी भी क्वेश्चन के 2 पार्ट कर देते हैं। किसी भी चीज़ के 2 पार्ट कर दिए। देखो, 15 पारी में उसने 97 रन बनाए हैं, तो इससे पहले उसने 14 पारी खेली होंगी। तो 14 पारी और 1 पारी, 2 पार्ट हो गए 15 के, तो हम इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे 14 पारी इस तरफ और 1 पारी इस तरफ। इस 1 पारी में इसने बनाए हैं 97 रन 15वीं पारी में। ये जो 14 पारी में उसका औसत जो था, अब इसका औसत 5 बढ़ गया। तो पहले जो औसत अगर x था, तो अब उसका औसत x + 5 हो गया है। तो आप देखिए कि ये वाली वैल्यू x से कम है, भाई ये वाली ज़्यादा है तो ये वाली इससे बड़ी होगी। भाई ये इससे कम है तो एक ज़्यादा होगी, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन हमें बताता है कि एक नंबर ज़्यादा होगा तो एक नंबर छोटा होगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 5। तो आप देखिए 1 की वैल्यू 5 है तो 14 की वैल्यू 70 होगी। तो हमारे पास 70 आ चुका है। तो 97 में से 70 माइनस करोगे तो ये 27 है, यानी कि x + 5 है 27। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 22। तो x की वैल्यू 22 हो गई। तो हमारे पास इसने पूछा है 15वीं पारी के बाद औसत। 15वीं पारी के बाद औसत है 27, तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें जनरली लैंग्वेज से देखेंगे तो इसने बोला है कि एक व्यक्ति जो है उसने 15वीं पारी में 97 रन बनाए हैं और उसका एवरेज जो है, उसका एवरेज 5 से बढ़ गया है। उसका एवरेज 5 से बढ़ गया है। आप एक सिंपल सी चीज़ देखें, अगर कोई व्यक्ति 97 रन बना रहा है और उसके 97 रन से एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसने एवरेज से ज़्यादा रन बनाए हैं, इसी वजह से एवरेज बढ़ रहा है। अगर वो एवरेज से कम बनाता तो एवरेज घटता। तो इस 97 रन में 2 चीज़ शामिल होंगी। इस 97 रन में कुछ रन ऐसे होंगे जो उसका एवरेज बढ़ाने में काम आएंगे और कुछ रन ऐसे होंगे जो उसका पुराना एवरेज होगा। तो इस 97 में एक तो है पुराना एवरेज, ओल्ड एवरेज, और कुछ हैं जो इंक्रीज करने के काम आएंगे। तो आप देखिए कि 15वीं पारी तक उसके 5-5 रन औसत बढ़ेंगे। तो 15 पारी में उसका 5-5 रन से औसत बढ़ेगा, तो 75 रन तो उसके औसत को बढ़ाने के काम आएंगे। तो 97 में से 75 तो औसत हो गए बढ़ाने के, तो बचे हुए 22 जो हो गए वो हो गया पुराना औसत। अगर वो हमसे सवाल में पूछता है कि पुराना औसत क्या है, तो 22 आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने नया पूछा था तो हमने इसमें 5 ऐड कर दिया, तो 27 हो जाएगा इसका नया एवरेज। तो नया एवरेज 27 है, पुराना 22 है। कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे भी कर लेते हैं कि 15 पारी कहा है तो उससे एक कम पारी लेते हैं 14, और 14 की गुणा करते हैं 5 में, तो 70 रन उसके बढ़ाने के काम में आए हैं। 97 में से 70 घटा देते हैं, सीधे 27 रन आ जाता है। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा एडवांस है। जो बच्चे बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले इससे समझें, उसके बाद इस पर आए। आगे देखते हैं। ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 145,000 एंड 200,000 इन ए डिकेड। देखो, डिकेड का मतलब होता है 10 साल की बात कर रहा है, ये दशक की। व्हाट विल बी द सिंपल ग्रोथ रेट % ऑफ पॉपुलेशन पर एनम। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 145,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो, एक दशक में कही है तो दशक का मतलब 10 साल है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो 145,000 है और जो मिश्र धन है वो 2 लाख है। तो जो हमारा ब्याज है, जो इनका डिफरेंस है, वो इनका ग्रोथ रेट है। तो कितना ग्रोथ हुआ है? 55,000। जो 55,000 है वो एक दशक में हुआ है, तो एक साल में कितना हो रहा है? 5500। तो बस आपको रेट बतानी है कि जो 5500 है ये 45,000 का कितना % है, 145,000 का कितना % है। तो ये कैलकुलेशन की वजह से ही पूछा गया है सवाल एग्जाम में। तो हमें लिखना है कि 5500 जो है वो 145,000 का कितना % है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 से आप काटेंगे इसे 29, 5 से काटेंगे आप इसे 110। अब आपको भाग करना पड़ेगा और टेबल पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, नज़दीक ही है। तो 29 चौका 116 होगा नहीं, तो 29 3 87 होगा, और आपको इस 3 से ही आंसर दिख जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे तो 29 से 87 में 13 और 10 23 बचेगा, 230 हो जाएगा, तो 29 सत्ते जाएगा। तो ये रहा 29 सत्ते। ठीक है जी।
29 सत्ते 203 होते हैं, 203 के बाद फिर 27 बच जाएगा। खैर आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए कैन पेंट 7 चेयर इन एन आवर एंड बी कैन पेंट 4 चेयर इन एन आवर। यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 7 चेयर पेंट कर सकता है और बी 1 घंटे में 4 चेयर पेंट कर सकता है। कह रहे डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर व्हेन दे वर्क टुगेदर। ए 1 घंटे में 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है और बी 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है। निर्धारित करें कि वे जब एक साथ पेंट करेंगे तो 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, हमें 1-1 घंटे का काम दे रखा है दोनों का। तो ए जो है वो 1 घंटे में 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, बी जो है वो 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है। तो इन दोनों से मिलकर 1 घंटे अगर हम काम कराएंगे तो ये 11 चेयर ही पेंट कर पाएंगे। हमें करानी है 55 चेयर पेंट, तो हमें देखो 11 का 5 गुना है, तो 1 घंटे का 5 गुना समय लगेगा, यानी कि 5 घंटे लग जाएंगे हमें चेयर पेंट करने में। तो 5 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं फोर्थ। इनका 1 घंटे का ही वर्क दे रखा है, आप समय का एलसीएम लेंगे इनका तो आने का ही नहीं है। 1 घंटे का ही वर्क दे रखा है, एलसीएम नहीं है, वो क्षमता दे रखी है ना, मैं 7 और 4 पहले से ही दिन होते तो देख लेते हैं। इसने बोला है ए सम ऑफ रुपीज़ 1875 एट 4% पर एनम इंक्रीज टू रुपीज़ 2028 in certain time. If interest is compounded yearly, then what is the time period? 1875 रुपये की राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई है। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समय अवधि बताइए। देखो अभी तक जितने भी एग्जाम हैं उसमें वार्षिक ब्याज पूछा गया है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है तो वार्षिक ब्याज कहा है, अगर ईयरली कहा है इंटरेस्ट, तो समय डेसिमल में नहीं आया है कभी भी। और जब समय डेसिमल में नहीं आएगा तो ये 2 ऑप्शन आपके आसान ऑप्शन है, तो आप इसे ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है डेसिमल में ना आए, हो सकता है डेसिमल में दे दे, लेकिन मुझे मेरी तरफ से उम्मीद कम है कि डेसिमल में आपसे पूछेगा, क्योंकि काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा डेसिमल में पूछ लिया। आपसे कहा है कि 1875 रुपये की राशि है, उस पर 4% की दर से ब्याज देना है आपको, और 2028 उसका अमाउंट दे रखा है मिश्रधन। तो आप देखेंगे कि जो ब्याज है वो कितना है। तो हमें सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा पढ़ाया जाता है, जो आप सभी ने पढ़ा होगा, वो अमाउंट बराबर P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। तो हमें अगर रेट निकालना है या n निकालना है तो हमें अमाउंट के बटे में प्रिंसिपल को लाना होता है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। इधर रह जाता है केवल 1 + R/100 की पावर n। तो आप देखें अगर रेट आपको दे रखी है तो n जो होगा वो पावर में आएगा। अगर हमें n दे रखा है तो रेट पूछिए तो ये पावर में आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इनमें से कुछ भी गायब करके दे सकता है। अब इसने हमें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ तो दे रखा है 2028, यहाँ दे रखा है 1875। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 4% रेट यहाँ रखेंगे, तो इनका रिलेशन कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं ज़्यादातर से। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आप देखो 4% आप इसका निकालो, 4% आप निकालोगे तो 4% होता है 1/25। 25 से आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आएगा 75 रुपये ब्याज। अब 75 रुपये आपको ब्याज आ चुका है, इसमें लगभग जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग 150 रुपये के आसपास। तो 75 दूनी 150 है, क्योंकि अगले साल 75 लगेगा, तो आपका 2 साल इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। अगर आप इसको रेशो से करोगे ना, तो इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको कटिंग करनी है और स्क्वायर देखना पड़ेगा। आप ऐसे करें कि इसका 1/25 रेट है, तो आप इसका 1/25 निकालेंगे 75 रुपये, फिर 75 रुपये, फिर इसका 1/25 करेंगे तो 3 रुपये। तो आपको 2 साल में टोटल ब्याज कितना आ गया, ये 153 रुपये। तो आप खुद देखें, आपका मूलधन 1875 था, ब्याज आपका 2 साल में 153 रुपये आ गया है, तो टोटल कितना बन गया है, ये 2028। यही हमारा आंसर था। तो आप डायरेक्ट कंपेयर करें कि ब्याज लगभग 150 रुपये है, तो 4% आ रहा है 75, 2 साल में 150 आएगा, क्योंकि डेसिमल में आना ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है और कांस्टेबल का एग्ज़ाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं देने वाला है। डेसिमल में ईयर तब आ सकते हैं जब ब्याज वार्षिक ना होकर छमाही हो, तिमाही हो, तो डेसिमल में आ सकते हैं ईयर। ठीक है, और आपका मन है तो आप इसे अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशो से भी कर सकते हो। जैसे आपने लिखा 2028/1875, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, फिर आप देखेंगे क्या बनेगा। इसकी कटिंग करते हैं आप, 3 से काटिए 625। ठीक है जी, 3 से इसकी कटिंग करेंगे आप 676, तो आपको पता चल गया 25 और ये 26, तो ये 26 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब हमारे पास n की वैल्यू 2 साल है, तो समय 2 साल आ गया सीधे सीधे।
ये कह रहा है 37 इज वॉट परसेंट 55 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आप देखें ऑप्शन 6, 7, 6, 4, 6, 9, 6, 2, तो आपको दूसरे नंबर से ही पता चल जाएगा, डेसिमल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, दूसरे अंक से ही पता चल रहा है ना, सबके क्लास में तो 6 ही आ रहा है। तो इसने कहा है 37 55 का कितना परसेंट है, तो 37 जो है ये 55 का कितना परसेंट है, तो 55 गुणा 100, 55% होता है 11/20, तो 20 की गुणा कर सकते थे आप, ये 37 आएगा ऊपर, तो 37 में गुणा करेंगे 20 की तो होगा 740/11। क्वेश्चन आसान हो गया, 11 छिका 66, बचा कितना 8, 11 सत्ते 77, आ गया 67%। ऑप्शन में 2 डेसिमल की जरूरत ही नहीं निकालने की हमें। ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर हैविंग 20 हाइट एंड द बेस रेडियस 14। तो हमें बताना है क्या कि 20 हाइट पर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन क्या है। देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। तो आप सिंपल सी चीज़ ध्यान रखें, हमारे पास मैंने कल भी बताया था जो सेट कराया है आपको, उसमें 7, 44, 154 होता है। अगर रेडियस 7 है तो परिधि 2πr जो होगी वो 44 होगी, और जो एरिया होगा πr² वो 154 होगा। अगर रेडियस 14 है तो ये 88 होगा और ये 616 होगा। तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट करेंगे। आप देखें रेडियस हमारे पास ये रहा πr², रेडियस अगर 14 है तो πr² होगा 616, तो आपको 616 तो मिल गया πr², और हाइट मिल गई 20, तो आपको गुणा करनी है बस इनकी, तो 12, 32, 0, ये रहा आंसर। ठीक है, ओरल भी हो जाएगा आपको जब चीज़ें याद होंगी। 7th क्वेश्चन में कह रहा है द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 125,000। इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। देखो उसने 1,25,000 जनसंख्या दी है और समय दिया है 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज क्यूब जाएगी वैल्यू, और 125 क्यूब ही होती है, तो इसे आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट बराबर, अमाउंट आपको निकालनी है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। तो आप देखेंगे 125 000 है, 2 से काटोगे आप इसे 50, एलसीएम लोगे तो 51/50, तो ये बन जाएगा 51/50, इसकी पावर हो जाएगी 3। अब आप देखें 125,000 और 51 की पावर 3 होती है 13, 26, 51, और 50 की क्यूब होगी 125,000, तो ये तो कट गया, 13, 26, 51 हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चों के यहाँ दिक्कत होगी कि उन्हें 51 की क्यूब याद नहीं होगी, 51 की क्यूब याद नहीं होगी तो वो कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इसे 1 बाई 1 इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 1,5,2,0,0,0, 1,2,5,0,0,0, इस पर 2% ब्याज लगाना था, तो 2% का मतलब होता है 1/50, और वो भी 3 साल के लिए लगाना है। तो 3 साल के लिए हमारा रेशो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 3, 3, 1। तो ये रेशो मेथड है, इस रेशो मेथड से भी बच्चे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें 50 से डिवाइड करोगे आप इसे, तो ये आएगा कितना 2500, ठीक है ना, 25 पंजे 125 होता है। फिर दोबारा इसका 1/50 निकालना पड़ेगा आपको, तो 0 से 0 50 आएगा। फिर दोबारा से इसका 1/50 निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 रुपये बस। अब आपको गुणा करनी है बस, ये हो गया 7500 रुपये, ये हो गया 150 रुपये, ये हो गया 1 रुपये, तो टोटल ब्याज हो गया हमारे पास 7651। तो मूलधन हमारे पास था 125,000, इंटरेस्ट हमारा आ चुका है 7651। तो आप इसे जोड़ देंगे, 25 और 7 32 ही होते हैं, 132, 651, तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है ना, 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, 51 की क्यूब याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, लिखना ही नहीं पड़ेगा फिर। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 235,000 एंड द शॉपकीपर सोल्ड फॉर ₹209.15। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। अब आप देखें क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ ऑप्शन पे नज़र चली गई, और जानी भी चाहिए। ऑप्शन पे नज़र गई है तो ऑप्शन में कोई भी नंबर डेसिमल नहीं है, सही बटे में नहीं दे रखा है, तो यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगी वो एक्यूरेट आएगी। अब एक्यूरेट आएगी तो आप देखो हमें 235,000 की कोई वस्तु है, अंकित मूल्य है, और डिस्काउंट देने के बाद जो उसका प्राइस बना है वो 20915 बना है। तो अगर मैं इनकी कटिंग कर लूँ, मैं अगर रेशो लूँ, तो देखो आप सिंपल सी चीज़ है कि
20915 ये विक्रय मूल्य है और 235 क्रय मूल्य है। ऊपर नीचे किसी को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वैसे इसकी कटिंग करनी है। तो ऑप्शन अगर एक्यूरेट है तो मैं डायरेक्ट कटिंग करके देखूंगा। देखो 235 से काटता हूँ 100 बार, 235 से मैं से काटूंगा। अब 235 का पहाड़ा याद नहीं होगा, अब 235 का पहाड़ा याद नहीं है तो 5 से काट के देखना पड़ेगा। तो 5 से काटोगे आप इसे कितना आएगा 47, और जीरो का ऐसे लिख दो। 5 से इसे काटेंगे तो दुगना करना है बस, 209 का दुगना करेंगे तो 418, 15 का दुगना होता है 30, 3 बार कट गया। अब आपको 47 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें। 47 से कटिंग करेंगे आप इसकी। देखो 47 निम्मा करेंगे तो 47 निम्मा कितना बैठेगा हमारे पास, देखो 47 गुणा 9 करना है हमें, तो 50 माइनस 3 है, गुणा 9 करोगे, 9 पंजे 45, 9 तीस 27, ठीक है जी। तो 27 माइनस करोगे कितना बनेगा हमारे पास 423, जो कि ज़्यादा बैठ रहा है। तो कितनी बार जा रहा है ये 8 बार, तो आपको ये 8 बार जाएगा। और लास्ट में आपका 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 के पहाड़े में 3 कब आता है 9 बार, 9 सत्ते 63, तो ये कटिंग हो गई 89 बार। तो ये कटिंग हुई 89, तो ऊपर 89 है नीचे 100 है, तो आपको साफ दिख जाएगा डिस्काउंट कितना आ रहा है, 11% डिस्काउंट है। मैक्सिमम आप क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उस पर देखते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इन्हें पहले से ही कटिंग करके कर लें, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। ये कह रहा है ए डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ 16% बाय वेट 750 ग्राम इन ए प्लेस ऑफ ए केजी वेट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट। एक डीलर अपना माल 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। देखो 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, उसने 16% हानि पर बेचने की बात की है, उसने बेच रहा है वो 840 में, 16% लॉस कर दिया। लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो वजन का प्रयोग कर रहा है कितना 750 वजन का, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखो 750 का यूज़ कर रहा है, 840 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, गैप देखते हैं इनका, 90 का प्रॉफिट है, वो 750 पर है, वो कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो 0 से 0, 25 से काटेंगे आप 3 और ये 4, 3 से काटेंगे आप 3, 3 चौक 12%, तो 12% हमारा आंसर आ गया इसका। 10 में हमसे कह रहा है ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इक्वल टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ। तो एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 160, 9 का में 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसने कहा है कि 32 और 40 का जो एलसीएम है, देखो 32 और 40 का जो एलसीएम है, 32 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 की सबसे बड़ी पावर 32 है, और यहाँ 2 की पावर तो हमने ले ली, 5 रह गया, तो जो इनका एलसीएम बनेगा वो 32 गुणा 5 बनेगा। अब उसने बोला है जो इनका एलसीएम है 160, वो x के वर्ग से 9 कम है, यानी कि इसके बराबर ये है, तो 9 इधर आप जोड़ेंगे, 169 एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर 13, तो ये हमारा आंसर आ गया 13। 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए मैन बाइज ए टॉय कार फॉर 135 एंड सेल इट फॉर 150, फाइंड द गेन परसेंटेज। आप देखो एक आदमी ने 135 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसे वो 150 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 15 का, किस पर 135 पर। ये कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो 15 से काटेंगे 9 बार, 9 से कटिंग करेंगे तो 11.11 आ जाएगा, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर इज 105, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। देखो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास पाई आर एल, जो कॉन का होता है। तो उसने कॉन का कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो आधा कर देंगे रेडियस आ जाएगा, तिरछी ऊंचाई पूछी है बस। तो आपके पास 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी व्यास का आधा, 105/2, एल की जो वैल्यू है वो हमसे पूछी है, और ये बराबर दे रखा है 4455 है। बस कटिंग करनी है अब इसकी। 11 से काट लीजिए आप इसे, 2 से काटिए 11, 11 से काटिए आप इसे 405, ठीक है। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 7 से काटेंगे आप इसे 15, 15 से आप इसे काटेंगे 15 दूनी और 15 सत्ते, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई इसकी 27, यही हमारा आंसर है। बस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले तो ये सवाल तो ऐसे ही होते हैं कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट श्वेता बाय 100 मीटर वाइल श्वेता बीट सुमन बाय 150 मीटर, बाय हाउ मच मीटर डज सलोनी बीट सोनम इन द सेम रेस। तो सेम रेस में कितने मीटर से उसे हरा सकती है ये पूछा है उसने हमसे। तो आप सिंपल देखें कि 1000 मीटर की रेस है, उसने इसे हराया 900 मीटर से। किसने 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को हराया 100 मीटर से, तो 900 मीटर पे आ गए वो
100 मीटर से हार गए। उसके बाद अगर श्वेता रेस लगा रही है तो श्वेता 1000 मीटर जा रही है तो सोनम जा रही है 150 मीटर पीछे, तो 850। तो बच्चे क्या करते हैं इसका कि ये ए बी, ये बी सी, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनका रेशो करके कुल बना लेते हैं ए बी सी का। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल देखें कि ये 10% रेस से हार रहा है और ये 15% रेस से हार रहा है। आप खुद देखें कि अगर पहला व्यक्ति जो है वो 1000 में से 100 मीटर से हरा रहा है तो 10% रेस हार रहा है, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। दूसरा व्यक्ति 1000 मीटर की रेस में 150 मीटर से हरा रहा है तो आपको सीधे 15% दिख रहा होगा। बस तो सवाल ख़त्म हो चुका है आपका। आप देखें, अगर मेरे पास 1000 मीटर की रेस है, 10% में हरा देता हूँ पहले व्यक्ति को तो 100 मीटर से मैं जीत गया, वो रह गया 900 पर। अगली बार मैं 15% से हराऊंगा तो इसका 15% कितना होगा, 135। तो अगला व्यक्ति 135 से हार जाएगा, तो टोटल कितने से हारेगा वो, 235 से। तो जो सबसे लास्ट वाला है वो 235 से हारा जाएगा। तो इस सक्सेसिव मेथड से आप जा सकते हैं इसमें आराम से, वरना रेशो बनाना पड़ेगा। इससे आप ओरल करेंगे, देखो 100, 1000 पे 100 हटाया 900, 900 पे फिर 15% हटाया 135, तो 135 235 हो गया। ये कह रहा है 4 प्राइम नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 255 एंड द लास्ट 3 नंबर इज 1955, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए ये लगातार है हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है 4, ए बी सी और डी। इसमें फर्स्ट 3 ए बी सी, इनका गुणनफल दे रखा है 255। लास्ट के 3 बी सी डी, बी सी और डी, इनका गुणनफल दे रखा है हमें 1955। उसने हमने सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछी है। देखो भाज्य संख्या ये होती है, अगर आप दोनों का अनुपात लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बी और सी, तो ए और डी तो बचेगा। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, जो कॉमन ऊपर है वो नीचे नहीं होगा अगर डिवाइड देंगे उसके बाद। तो आप देखें दोनों में 5 का टेबल दिख रहा है, 5 एक अभाज्य संख्या ही तो है, यानी कि 5 अभाज्य संख्या ले रखी है हमने इसमें। तो 5 से काटते हैं पहले, तो इसे 5 से काटोगे आप तो 5, इसका दुगुना करोगे कितना होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 51 आ गया हमारे पास। तो ये हुआ 17 तिया 51 गुणा 5। और असेंडिंग ऑर्डर में कहा था उसने आरोही क्रम में, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 3 ले रखा है इसने, उसके बाद क्या ले रखा है 5, उसके बाद 17। अब उसके बाद जो नंबर 3 होंगे तो उसने ये लिए होंगे दोनों और तीसरा नंबर और। भैया जो गुणा होगी ये 3 की होगी, ये 5 की होगी, 17 की होगी, 5 की होगी और 17 की होगी, और उसके बाद एक और नंबर होगा। लेकिन उसने हमसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ही पूछी है तो आप इसे 5 से भाग करो, 17 से भाग करो। आप इसे 5 से भाग करेंगे, देखो 19 दूनी 38 और 5 दूनी 10 और 11, 381। अब आप इसे 17 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38 एक 39, ठीक है ना, 19 दूनी 38 एक 39 और 5 दूनी 10, 391 हुआ 5 से भाग करके। 17 से भाग करेंगे तो आप इसे कि 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो हमारे पास क्या आई संख्या 23, ठीक है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई 23। हमें इसके फैक्टर करके ही देखने पड़ेंगे, अगर डिजिट बड़ी आती है तो एग्जाम में ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की पहचानने का तरीका तो कुछ है नहीं, डिवाइड कर करके ही देखना पड़ेगा। ये कह रहा है ए बॉय ट्रेवल्ड फ्रॉम द हाउस टू कॉलेज एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 6.5 घंटे 30 मिनट 30 मिनट, देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द होम करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। एक लड़का अपने घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 6.5 घंटे लगते हैं, तो घर से कॉलेज तक की दूरी दशमलव के 2 स्थानों तक बतानी है। देखो जितनी डिस्टेंस जा रहा है उतनी ही डिस्टेंस आ रहा है, तो आने जाने की डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड ले सकते हैं। एवरेज स्पीड होती है 2xy बटे x प्लस वाई, ये होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में इनटू टाइम करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। हमारे पास कुल दूरी हो जाएगी, चाल गुणा समय, टोटल दूरी हो गई। ये जो टोटल दूरी होगी उसकी जाने की और आने की भी होगी, हमें केवल जाने जाने की बतानी है घर से कॉलेज तक की, आने की नहीं बतानी है। तो हमें इसका आधा और लेना पड़ता है इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा XY बटे x प्लस वाई गुणा टाइम हो जाएगा बस। तो आप देखें स्पीड दे रखी है 35 गुणा 3 बटे इन दोनों का टोटल 38 और गुणा समय दे रखा है 6.5 घंटे, यानी कि 13 बटे 2। मल्टीप्लाई करनी है, कटिंग तो हो नहीं रही इसकी, तो 35 दिया 105, 105 में 13 की गुणा आराम से कर सकते हैं आप, 13 65 बटे हो गया है 76। अब 76 से काटेंगे आप तो 76 दूनी 152 ज़्यादा हो जाएगा, 76 एकम 76, तो बच्चा हमारे पास 24 36 60, 605 हो गया ये।
अब 76 से पढ़ा फिर से पढ़ना है। तो देखो 8 7 7 7 चल रहा है, यानी कि 7 बार कटना चाहिए, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार काट देते हैं इसे, ठीक है। अगर 8 बार कट गया तो आंसर ही आ जाएगा ना। तो 7 बार पढ़ते हैं इसका पहाड़ा, 7 छिंग 42 का, तो वहाँ चलेगा 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, तो 532 हो चुका है। अब 605 बच रहा था हमारे पास, 532 वो जा चुका, तो कितना बचा है माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 68 और 5 73। अब आप डिवाइड करेंगे तो ये 730 है, डेसिमल लगाएंगे, 730 हो गया। अब इसे भाग करके देखिए कितनी बार जाएगा, 76 से, 76 8 जाएगा, 76 9 बार जाएगा, तो आप देखें 76 8 बार जाएगा, 9 बार तो जाने का नहीं है। अब देखो 76 निम्मा करते हैं, चलो 76 निम्मा होते हैं 684, ठीक है। हाँ 6 बार 9 बार चला गया है, तो 17.9, तो 17.9 हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन की वजह से ही पूछा गया है, इसमें कैलकुलेशन लेंदी पड़ रही है सब में, ठीक है ना। और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो अमन राम और कपिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 68 days, 51 days एंड 17 days respectively if they work on alternate days such that Aman works on first day, Ram works on second day, Kapil works on third day, and then again Aman works on fourth day, and so on. Then find the approximate number of days in which 50% of the work is completed. अमन राम और कपिल एक काम को 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिन में काम करते हैं, जैसे अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है और कपिल तीसरे दिन काम करता है, फिर अमन चौथे दिन काम करता है। इस तरह से वे उन दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें काम का 50% पूरा हो जाता है। तो हमें काम का 50% पूरा करना है इन दोनों से मिलकर, ठीक है जी। तो हमें काम का 50% पूरा कराना है इन दोनों से मिलकर। तो देखो अमन है, राम है और कपिल है, हमारे पास डिजिट दे रखे हैं 68, 51 और 17। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका 204, तो एलसीएम होगा 204, 68 दिया 204, 51 चौका 204 और 17 बारियम 204। तो हमें करवाना है आधा काम, 102 काम कराना है, पूरा काम नहीं कराना, 50% काम कराना है। और किससे कराना है, पहले अमन फिर राम फिर कपिल। तो देखो पहले दिन ही है, दूसरे दिन ही है, तीसरे दिन ही है, तो 3 दिन में काम हो जाएगा 19, फिर 12 4 16 3 19, तो हमारे पास आ गया 3 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 19। 3 दिन में 19 काम हो चुका, 3 दिन में 19 काम हो गया, 19 का पहाड़ा पड़ना है इसके पास, तो 19 छिक्का 114 ज़्यादा हो जाएगा, 19 पंजे 95 होगा, तो 5 की गुणा हम यहाँ करेंगे, 5 की गुणा हम यहाँ करेंगे, तो हमें 15 दिन में 19 पंजे 95 काम हो गया। अब आप देखो 16 और 17 दिन ये दोनों आएंगे और 3 4 7 काम होती है, 102 काम हो जाएगा, तो हमें 2 दिन काम और करा लेना है इन दोनों से बस। तो 102 काम यहाँ हो गया और ये 17 दिन कंप्लीट हो गए, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हमारे पास आ गया आंसर 17 दिन। आंसर में तो कोई भी नहीं है, अनुमानित बताने थे हमें, कितना आएगा जी, 17 से तो कम जाएंगे नहीं, तो अनुमानित 18 बता सकते हैं हम। चलो अनुमानित 18 बता सकते हैं, ठीक है। हमने आधा ही काम ले लिया, हो सकता है अगर हम पूरा काम कराते फिर आधा करते तो सारे 18 के आसपास आ जाता, ठीक है ना। तो इसका आंसर 18 लगा देंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81। तो 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात होता है कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें और इनका अंडर रूट कर दें बस। तो ये स्क्वायर है 8 का 0.8, ये स्क्वायर है 9 का 0.9, तो 8 निम 72 हो जाएगा, तो हमारे पास 0.72 इसका आंसर आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल 18 कह रहा है, 2 numbers are in the ratio 3:8 and 8 is added to the each number, the ratio become 1:2. If 4 is subtracted from each number then the ratio will become। दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात बन जाएगा। आप देखो 3 और 8 का अनुपात है, उसके बाद हमने हर संख्या में इसमें भी 8 जोड़ा है और उसमें भी 8 जोड़ा है, तो दोनों में हमने 8 जोड़ दिया, तो हमारे पास अनुपात 1 और 2 हो गया। उसने कहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दें, अगर हम प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दें तो हमारे पास अनुपात क्या आएगा इनका, ये पूछा है। तो सिंपल सी चीज़ है, एज का कंसेप्ट है, एज में दे रखा है 2 व्यक्तियों की जो आयु है उसमें 3 और 8 का रेशो है, 8 साल बाद इनका अनुपात 1 और 2 है, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है, सेम सवाल है। तो आयु वाले सवाल मेथड से ही करेंगे हम कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर चलता है। देखो यहाँ डिफरेंस है कितना, 1 का, ऊपर डिफरेंस है 5 का,
तो मुझे एक 5 की गुणा करनी पड़ेगी नीचे, तो 5 का डिफरेंस बनाते तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब देखो वो नीचे भी 5 का डिफरेंस, ऊपर भी 5 का डिफरेंस तो जो आंसर हमारा आने वाला है उसमें भी 5 का डिफरेंस होगा। 8 3 तो आने वाला नहीं है, 2 7 ये रहा। आप देखो कि 3 से 5 2 बढ़ गया, 8 से 10 2 बढ़ गया, यानी कि 4 साल का मतलब है 2 बढ़ना, 8 साल का मतलब है 1 बढ़ना। तो 8 4 साल कम करेंगे तो 1 1 कम हो जाएगा, तो 4 साल 1 2 हो जाएगा, इसमें से 1 कम करेंगे 7 हो जाएगा, तो 2 और 7 इनका अनुपात हो जाएगा सीधे। तो आपको एज निकालने की जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्ट आप करें इसे। ए फार्मर हैज़ 10 पैरेट एंड 40 हॉर्सेज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति पशु पैरों की औसत संख्या बतानी है। तो देखो औसत संख्या बतानी है, तो पशुओं की संख्या तो 50 है, ऊपर आने हैं पैर, तो तोतों के तो होते हैं 2 पैर, तो ये तो हो गए 20 पैर। 40 घोड़े हैं तो इनके होते हैं 4 4 पैर, तो इनके हो गए 4 चौक 16 160 पैर, तो 180 बटे 50, 18 बटे 5, 18 का दुगना कर देंगे डेसिमल आ जाएगा 3.6, तो 3.6 इनका एवरेज हो जाएगा पैरों का। 20 क्वेश्चन। अभी तक तो क्वेश्चन सारे आसानी आए हैं इस शिफ्ट में, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। इसमें भी शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी आपकी। कह रहा है विद द 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ए सेलर अर्न इफ 5% प्रॉफिट if the mark price is increased by 5% and 2 successive discount of 5% each are offered, how much percent profit or loss by seller earn। अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के साथ विक्रेता 5% लाभ कमाता है। तो देखो यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा सीपी और एमपी का अनुपात बनता है। तो यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट है, उसके बाद वाले सवाल में जो है वो कैलकुलेशन भरा हुआ है। तो पहले इतना ही करते हैं जितना हमें बता रखा है। 10% डिस्काउंट दिया था 90, 15% वो 5% प्रॉफिट लिया तो 105। तो सीपी और एमपी में हमारे पास रेशो आएगा 6 और 7 का, 15 से कटिंग कर दी हमने, तो ये हमारे पास सीपी आ चुका है और ये एमपी आ चुका है। इसने कहा है कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि करनी है। देखो इसमें 5% बढ़ाना है और प्रत्येक में 5% की 2 क्रमिक छूट की पेशकश करनी है, फिर उसके बाद 5-5% की 2 बार डिस्काउंट देनी है। तो कैलकुलेशन बढ़ गई हमारी इसमें। देखो करना क्या है, हमारे पास 6000 मान लेते हैं, चलो सर ये 6000 है और दूसरा 7000 है, ये सीपी और ये एमपी है, ये 6000 है ये 7000 है। 7000 पे 5% बढ़ाना है, किसी भी वैल्यू का 5% बढ़ाओगे तो उसका 105% निकालोगे, तो 5% का मतलब होता है 21/20, तो इसका 21/20 करना पड़ेगा। ठीक, अब इतना ये प्राइस हो गया, इसका नया अंकित मूल्य है जो उसने 5% बढ़ाने के बाद आया है। अब मुझे क्या करना है, 5% कमी करनी है, तो मुझे उसका 19/20 करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक डिस्काउंट, लेकिन मुझे देनी है 2 डिस्काउंट, तो 2 डिस्काउंट देनी, तो एक बार और 19/20। आप देखो 3 जीरो का तो रोल रहा नहीं, ये तो कट गई, लेकिन ये बीच में 8 आ गया, मैंने इसमें अनुपात ले रखा है ना, तो 8 को इधर ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा 48,000। इनकी गुणा करनी है मुझे। अब देखो कितनी किस तरह से गुणा हो सकती है इनकी, कैलकुलेशन बन गई टिपिकल। 361, चलो मुझे भी 361 दिख रहा है वैसे, चलो मैं ऐसे करता हूँ, ये 399 और 19/7 133, चलो 19/7 133 और 147, एक कितना था 399। चलो पहले क्या कर रहे थे हम 361, चलो वही करते हैं, तो 361 और ये कितना हुआ 147। अब इनकी भी गुणा करनी है, ये भी टिपिकली पड़ रहा है हमारे पास। चलो देखते हैं कुछ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो आएगा हमारे पास प्रॉफिट, और उसके बटे में रखना है 48,000, कितना परसेंटेज है ये बताना है हमें बस, और कुछ तो नहीं बताना। तब इनकी गुणा पड़ गई है टिपिकल। अब एग्जाम में अगर हम बैठ जाएं और इतनी बड़ी गुणा आ जाए तो कैसे करोगे? 150 मान के करेंगे। ऑप्शन देखो कितने नज़दीक नज़दीक है, 10, 10.5, 11, 11.5, अप्रोक्स तो जा नहीं सकते इसमें, हमें एक्यूरेट ही जाना पड़ेगा। 12 चौक 48 होता है।
देखो 120 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है 400। मैं डायरेक्ट माइनस करना बता रहा हूँ आपको, कोशिश करना समझने की। 120 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है 400। हमने व्यक्ति करे ज़्यादा, ठीक है। पहले हमारे पास बैठा था 170 147, 140 बन सकता है नहीं बन सकता, 144 बन सकता है नहीं बन सकता। यहाँ पर हमारा बनता, अगर मैं 399 लेता और 19 सत्ते 133 हो जाता, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये कितने व्यक्ति बढ़े हैं? 27। 27 व्यक्ति बढ़ने से एवरेज कम हुआ ज़्यादा हुआ? कम हो गया। तो देखो अगर हमारे 27 व्यक्ति 400 के आते, अगर हमारे 27 व्यक्ति 400 के आते तो 10 800, तो एवरेज ऐसा का ऐसे ही रहता। भाई आप देखो 120 व्यक्ति का एवरेज 400 है, 120 व्यक्ति का एवरेज 400 है, 120 व्यक्ति का एवरेज 400 है। अगर 27 व्यक्ति भी आएँ और वो 400 के आएँ तो एवरेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो एवरेज वैसे ही रहना है। लेकिन एवरेज घट गया, यानी कि वो कम के आए होंगे। तो कितना घटा है एवरेज? 400 से 361, 39 घट गया एवरेज। 39 कितने लोगों में घटा है? 147 लोगों में। अब यहाँ भी गुणा टिपिकली पड़ गई है, पर थोड़ी सी छोटी हो गई है। कर दें गुणा, किसका पहाड़ा पड़ा? इसे 140 + 7 लिख दें। चलो 39 सत्ते करते हैं, 7 निम 63, 7 21, 21 और 6 28, 21 और 6 27, 273, हाँ 273। और 39 गुणा 14 करेंगे अब। 13 निम्मा, वो 14 निम्मा, 14 निम्मा 126, 12 हासिल, 14 थी 42 और 12 54, 0। तो हमारे पास एवरेज इतना कम आना था। कितना है ये? 5460 और 273। तो 5460 घटाते हैं, फिर 273 भी घटा देंगे। ये हो गया 40, यहाँ हो गया 4 3, ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर 5। कितना कम करना है हमें? 273। चलो यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 और 50। तो 50 67 आ गया हमारा। 50 67 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 48,000 पर। ये कितना परसेंट है? करते हैं 2 0 से 2 0, 480 से काटो आप। 480 धाम कितने होंगे? 4800। तो 4800 और यहाँ बच रहा है 2, तो 267 बच गया हमारे पास। तो 267 जब बचा हुआ है तो 267 दो द्वारा डिवाइड दोगे आप, तो 48 पंजे होते 240, तो लगभग 5 बार जाएगा। तो 10.5% हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी होगी ना। थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा करके। इनकी गुणा नहीं करनी पड़ेगी, एवरेज मैंने इन दोनों में लगाया, आप किसी और नंबर में भी एवरेज लगा सकते हैं। जैसे अगले पेज बताता हूँ, देखो हमारे पास बैठी थी कैलकुलेशन। हमारे पास जो बैठा था, हमारे पास 6 7 का रेशो बैठ गया था। तो हमने इसे 6000 और इसे 7000 मान लिया था। इस पर 5% बढ़ाया था, कितना बना था? 21/, फिर 5% कम किया था 19/20, फिर दोबारा 5% कम किया था 19/20। ठीक है, 3 0 से 3 0 हमने काट दी थी, 8 की गुणा कर दी थी, तो 48,000 आ गया था ये। ठीक है, 48,000 होता है 16 × 48, 160 × 300। ठीक, अब हमने 160 × 300 कर लिया। अब हम इसके नज़दीक पहुंच सकते हैं थोड़ा सा। 21 सत्ते 147 होता है, 361, 147 और 361। अब देखो आप 361 पे जाओगे तो 61 का पहाड़ा पढ़ना पड़ जाएगा। हम इसे 399 ले जाएंगे तो हमें केवल 1 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे इसे 399 पे ले जाने की, जिससे डिजिट में गैप कम आए। तो ये तो हुआ 399, 21 × 19 और 19 सत्ते 133। ठीक है, अब आप देखो 160 नंबर का एवरेज है 300। एवरेज बहुत अच्छा चैप्टर होता है कैलकुलेशन के लिए, घटाने के लिए, जोड़ने के लिए। 160 नंबर का एवरेज है 300, 133 नंबर का एवरेज हो गया 399। तो आपकी बार एवरेज बढ़ गया व्यक्ति के जाने से। तो देखो 160 व्यक्ति का एवरेज 300 है, कितने व्यक्ति कम हुए हैं हमारे पास? 27। 27 व्यक्ति अगर 300 के जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 27 व्यक्ति 300 के जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 27 कितने होते हैं? गुणा ज़्यादा लेंदी तो नहीं बैठ रही अभी, पहले से तो छोटी है। तो 8100 होता तो एवरेज जितना था उतना ही रहता, लेकिन एवरेज बढ़ गया तो वो कम के गए।
तो कितना बढ़ा है एवरेज? 99। कितने लोगों पे बढ़ा है जी ये? 133 लोगों पे। क्या कह रहे हो, फिर से जो गुणा होगी बड़ी ज़्यादा? अब इसे 100 -1 तो कर सकते हो ना आप। तो 133 पे 100 - 1 करिए आप इसे, तो 13,000, 13,300, 13,300 माइनस क्या करना है हमें? 133, 133 माइनस करना है। करिए 33 माइनस, 7, 6, यहाँ पर एक ही बचा, और यहाँ पर 13। अब 13, 167 और 8100 का अंतर कितना है? 5,067। यही तो प्रॉफिट था पहले भी, ठीक है ना। तो घटा आप ऐसे भी सकते हो, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।